नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं। आज तत्वमसी यूथ क्लब की इस व्याख्यान श्रेणी में मैं पारस दवे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 2 अक्टूबर है, यानी कि 2 महान शख्सियत का जन्मदिन। हमारे भारत में ऐसे 2 महान चरित्र आज जन्मे कि आज का दिन राष्ट्रीय पर्व भी कहा जाता है। एक थे हमारे राष्ट्रीय पिता, वैश्विक विभूति महात्मा गांधी, और दूसरे जो बहुत कम याद किए जाते हैं, हमारे दूसरे बड़ा प्रधान लाल बहादुर शास्त्री, भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री, जो पहले भारत रत्न थे, जिनको मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, या तो ऐसा कहें कि कभी कभार ही उनके बारे में चर्चाएं होती हैं। आज हम उनके जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं और उनके ऐसे कुछ गुण जिससे वो महान नेता के स्तर पे पहुंचे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, बचपन से ही लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म मुगल सराय में 2 अक्टूबर 1904 में हुआ। वो सब जो माहितियां हैं वो तो आपको गूगल पे मिल जाएंगी। उनके जो पिताजी थे वो क्लर्क थे, पहले शिक्षक थे, बाद में क्लर्क हुए। और वो बचपन से ही, देखो, कोई भी महान हस्ती हो, उनका बचपन बहुत कठिनाइयों में गुजरा होता है और वो कठिनाइयां ही उन्हें महान बनाती हैं। ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री भी जब 2-3 साल के थे तब भी उनके पिता का देहांत हो गया। बहुत कठिनाइयों में उन्होंने बचपन बिताया, लेकिन कुछ सिद्धांत बचपन में ही उनको मिल गए थे और वो सिद्धांत पे पूरे जीवन वो चले, इसलिए महान बने। 2-3 बातें बचपन में, काफी कुछ कहा गया उसके बारे में, लेकिन उनमें से 2-3 बातें ही आज मैं करूंगा। एक उनकी बायोग्राफी है, लेसन्स इन लीडरशिप, जो पवन चौधरी और अनिल शास्त्री, जो उनके सुपुत्र हैं, उन दोनों ने लिखी है। उसमें छोटी छोटी घटनाओं का संपुट है, बहुत अच्छी बुक है। उनमें से 2-3 बातें आज हम करेंगे। एक तो जब बचपन में उनकी जो माता थी, वो बहुत ही कठिनाइयों में उन्होंने बड़ा किया। लाल बहादुर शास्त्री एक बगीचे में जब जाते हैं तो वहाँ का माली सोया हुआ होता है और तब भी ये लाल बहादुर शास्त्री जी 2-3 फूल तोड़ लेते हैं। इस दौरान वो माली उठकर आता है और लाल बहादुर शास्त्री जी को डांटता है। देखो, ये शास्त्री जी कैसे हुए वो भी आगे हम बताएंगे। तो जब वो माली आया और उन्होंने इस बच्चे को डांटा कि बिना पूछे ऐसे कैसे फूल तोड़ सकते हो, तब ये बच्चा घबरा गया और वो रोने लगा। बाद में वो माली ने बच्चे के सिर पे हाथ रखा और कहा कि बेटे, बिना पूछे किसी की चीज को हाथ नहीं लगाते। ये बात उनको ऐसी चुभी कि ये सिद्धांत उनका जीवन भर का हो गया और कभी भी जीवन में किसी भी चीज को वो बिना पूछे नहीं छूते। देखो, बचपन से ही महान लोग जो होते हैं वो उनके जो सिद्धांत होते हैं वो बचपन में ही आ जाते हैं, क्योंकि ये कठिनाइयां उन्हें बहुत कुछ सिखा देती। वैसे वो गंगा किनारे वाला किस्सा, जब वो स्कूल में पढ़ाई करने जाते थे तो उनके पास तो वो पढ़ाई के भी पैसे नहीं थे, तो गंगा पार तो तब तो ये कुछ पुल वगैरह है नहीं, तो चल के जाना, वो नाव में जाना पड़ता था। लेकिन नाव में जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे और उनके मगज में एक
बात फंसी हुई थी कि किसी भी बात पे किसी के पास पैसे नहीं लेना और किसी का भी उपकार हमें नहीं लेना। वो नाव वाला बेचारा उनको बार बार बोलता था कि बेटे मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, तुम मेरी नाव में आ जाओ, मैं तुमको गंगा पार करा देता हूं। लेकिन नहीं, वो तो अपना यूनिफॉर्म अपने सर पे रख के पूरी गंगा पैदल पार करते थे। दूसरा एक किस्सा है, उनके जो शिक्षक थे निर्मल केशवर, यानी वो ऐसे थे, उनके आचार्य थे, शिक्षक यानी आचार्य। तो वो जब एक बार अंग्रेजी की असाइनमेंट दी उन्होंने और कहा कि कल हम इसका एग्जाम लेंगे, तो वो उनके पास तो उनकी टेक्स्ट बुक नहीं थी। तो लाल बहादुर ने क्या किया, लाल बहादुर देखो उनकी जो सरनेम थी वर्मा, ऐसे कायस्थ थे वो, बचपन से ही उन्होंने अपनी जो सरनेम थी वो निकाल दी, क्योंकि उनको ये जाति पाति के जो भेदभाव थे उनका सख्त विरोध करते थे। तो ये जो भेदभाव निकालने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया कि भाई मुझे मेरी सरनेम नहीं चाहिए, सिर्फ लाल बहादुर। शास्त्री जी तो वो ग्रेजुएट होने के बाद जब उन्होंने विद्यापीठ से स्नातक किया, उसके बाद शास्त्री जी उनके पीछे वो लगा। हम बात कर रहे थे असाइनमेंट की, तो उनके जो आचार्य थे उन्होंने एक असाइनमेंट दिया कि भाई कल हम इसकी परीक्षा लेंगे। तो लाल बहादुर जी के पास तो टेक्स्ट बुक थी नहीं, वो किताब नहीं थी, तो उन्होंने अपने दोस्त के पास से किताब ली, पूरी रात वो किताब में से पढ़ा, उनकी कॉपी एक की और अपनी जो नोटबुक थी उसमें लिखा और पूरी रात पढ़ाई की। और दूसरे दिन जब परीक्षा दी तो पूरे वर्ग में अव्वल आए। इसकी खुशी से ज्यादा वो जो आचार्य थे उन्होंने जब पूछा कि बेटा तेरी बुक कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि मेरे पास बुक नहीं है। तो आचार्य जी बहुत गुस्सा हो गए और बहुत डांटने लगे कि ऐसे कैसे इरिस्पॉन्सिबल है तू कि भाई बुक भी नहीं लाता। तब उनके दोस्त ने आचार्य जी से कहा कि साहब जी ये इतना गरीब है कि उसके पास ये किताब लेने के लिए पैसे भी नहीं। और तब से ये शिक्षक का भी उनके प्रति जो आदर भाव था वो बढ़ गया और शिक्षक के और जो विद्यार्थी के संबंध है और गहरे हो चुके। उनकी नैतिकता का एक और किस्सा, जब ये हमारी आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तब लाला लाजपत राय जी ने एक संघ का गठन किया, सर्वेंट्स ऑफ पीपल। ये जो उनके एक सर्वेंट में लाल बहादुर शास्त्री जी भी थे और वो सब देश के लिए ये आंदोलन में लगे हुए। उनके पास पैसे तो थे नहीं, तो ये सब जो सर्वेंट्स थे उनका घर चलाने के लिए लाला लाजपत राय जी और वो संघ की ओर से 50 रुपये दिए जा रहे थे। तो ललिता शास्त्री जी जो उनकी पत्नी, देखो ये जो महान जो भी हुए उनकी पत्नियां बहुत महान थी और उन्हीं की वजह से शायद ये महान बन सके। ऐसा कहे तो कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब घर अच्छी तरह से चलता है तो वो पत्नी चलाती है। तो ललिता शास्त्री जी भी इतनी महान थी। एक बार शास्त्री जी ने ललिता जी को पूछा कि 50 रुपये मैं भेज रहा हूँ, उससे हमारा घर चल रहा है ना? तब ललिता जी ने बताया कि ये तो ज़्यादा पड़ रहे हैं, हम तो 40 रुपये में अपना जो खर्च है वो पूरा कर लेते हैं, 10 रुपये तो मैं बचाती। तो शास्त्री जी ने लाला लाजपत राय जी से कहा कि अब से मुझे 50 रुपये मत भेजना, 40 रुपये भेजना।
और 10 रुपए जो बच रहे हैं वो किसी और को भेजना, ये होती है नैतिकता। देखो, एक उनकी नैतिकता का एक और किस्सा, जब अनिल शास्त्री जो उनके बेटे थे, उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस लिया था जब वो प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री जी। तब उनको पता चला कि ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो पहचान से लिया गया है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनको डांटा और ऐसा डांटा कि अनिल शास्त्री जी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री हूं, उसका फायदा कभी भी मत लिया करो। एक बार जब वो प्रधानमंत्री थे, देखो नैतिक मूल्य किसे कहते हैं। जब वो प्रधानमंत्री थे उनके पास कोई गाड़ी नहीं, ऑफिस की गाड़ी थी वही गाड़ी, लेकिन प्रधानमंत्री के घर की गाड़ी, एक भी गाड़ी नहीं है। आज की परिस्थिति में ये सोचना भी नामुमकिन है। जब वो प्रधानमंत्री थे और उनके परिवार ने बहुत कहा कि भाई गाड़ी नहीं है हमारे पास, बच्चों ने कहा गाड़ी तो होनी चाहिए, तब उन्होंने गाड़ी ली, वो 12,000 रुपए की लोन लेकर। दोस्तों, प्रधानमंत्री होके वो लोन लिया और वो भी लोन, जब वो उनका देहांत हुआ तब वो लोन चुका नहीं पाए थे। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने उनका लोन वो बैंक से माफ करवा दिया था। कितनी नैतिकता। वैसे ही आज वो महान नहीं गिने जाते। पत्रकार ने ऐसे ही एक बार पूछ लिया था, ये ताशकंद करार की बात जब चल रही थी, पत्रकार में ऐसे उनका मजाक बहुत उड़ाया जाता था। लाल बहादुर शास्त्री जी कद के छोटे थे, उनका मजाक बहुत उड़ाया जाता था। एक बार पत्रकार ने पूछ लिया कि अयूब खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे वो तो कद में बहुत ऊंचे थे और लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत छोटे थे, तो आप उनसे कैसे बात करते हो? लाल बहादुर शास्त्री जी ने बहुत ही मुस्कुराते हुए जवाब दिया था कि वो सर झुका के बात करते हैं और मैं सर उठा के बात करता हूं। तो मजाकी भी बहुत थे। जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी का रिश्ता भी ऐसा मजाक भरा था। जब जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये रेस चल रही थी। एक और वो मोरारजी देसाई थे, इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने मना कर दिया कि भाई अभी मैं सदमे में हूं, और मोरारजी देसाई जी को बनना था बड़ा प्रधान। पत्रकार सब पूछ रहे थे कौन बनेगा कौन बनेगा। तब तमिलनाडु के कामराज वो आए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस में एक ही शख्स जो प्रधानमंत्री के लायक है वो लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी ने बहुत कुछ किया। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, और सबसे जो महत्व का उनका निर्णय वो ताशकंद करार और 65 के जो युद्ध में उन्होंने जो कर्तव्य दिखाया, वो जब उनको बताया गया कि पाकिस्तान की सेना जम्मू कश्मीर में से घुस रही है और सेना अध्यक्ष ने कहा कि अब हम कुछ नहीं करेंगे तो जम्मू कश्मीर हमें खोना पड़ेगा, तब उन्होंने एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया कि उनको छोड़ो, हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लांघकर पाकिस्तान में घुस जाएंगे और पाकिस्तान को कब्जे कर लो। तब 65 में हमारी सेना लाहौर तक पहुंच गई थी। उसके बाद ताशकंद करार हुआ। अब हम ताशकंद करार के बारे में कुछ बात करेंगे। देखो, लाल बहादुर शास्त्री जी का जो निधन हुआ, वो निधन वैश्विक रहस्यों में से एक था। दोस्तों, 1960 का जो दशक है वो पूरी दुनिया में हलचल मचाने वाला था, क्योंकि आप जानते कि वो कोल्ड वॉर का वक्त था और ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ 1965 का, उसके जो इंटरनेशनल प्रेशर हुए, उसके बाद
रसिया में, वो उज्बेकिस्तान का जो ताशकंद शहर है, वहाँ पे ये करार होने वाले थे। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी वहाँ गए थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान आए हुए थे। वहाँ बहुत दिनों तक वो सिलसिला चला मीटिंगों का। 10 जनवरी 1966 को ये दस्तखत हुए और उसी रात को लाल बहादुर शास्त्री जी अपने वहाँ उनको बंगला रहने के लिए दिया गया था, वहाँ पे आए। दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि वहाँ पे उनको कोई होटल में नहीं ठहराया गया था, एक व्यक्तिगत बंगला दिया गया था, जो वहाँ की भाषा में ढांचा बोला जाता है। 10-11 बजे वो रिसेप्शन में से वापस आए। वहाँ उनका जो प्रतिनिधि मंडल का एक सदस्य था श्रीवास्तव जी, उन्होंने बताया था कि पूरे वो दस्तखत के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ सभी जगह उनका जो चेहरा था लाल बहादुर जी का, वो एकदम शांत और एज यूजुअल था कि कुछ गलत सलत नहीं है। रात को आए, उनके बेडरूम में गए। उनका रसोइया था रामनाथ, वो 20 सालों से उनके साथ था, बहुत विश्वास पात्र था। उन्होंने उनको दूध दिया इसबगुल के साथ, जो हर रोज रात को वो पीते थे। 11:30 बजे तक वो रामनाथ उनके साथ थे। 11:30 बजे उन्होंने पानी पिलाया और उनके बाद वो रामनाथ जी अपने कमरे में गए। 12:30 1 बजे और 1 से 1:20 के बीच में लाल बहादुर शास्त्री जी को हार्ट अटैक आया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने उठकर वहाँ जो उनके डॉक्टर थे डॉक्टर आर एन चूग, उनके कमरे तक गए और उनको बुलाया कि मुझे कुछ हो रहा है। और उसके बाद वो खांसने लगे और वो सब इकट्ठा होकर उनको बेड में सुलाया और बाद में उनको सब जो प्रक्रिया थी वो की, लेकिन बहुत कम समय था और लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हो गया। आर एन चूग बोले कि मुझे वक्त तक नहीं मिला। ये सामान्य बात है, लेकिन अभी इनमें शक कहाँ पैदा होता है? तो 4-5 ऐसे तथ्य है जिसके बाद ये मौत का, शंकास्पद मौत के बारे में बातें चलने लगी। सबसे पहले तो उस दिन जो रात को खाना बनाया था वो रामनाथ जी ने नहीं बनाया था, वो बनाया था जान मोहम्मद ने। उस वक्त जो रसिया में हमारे राजदूत थे मिस्टर पॉल, उनका रसोइया था ये जान मोहम्मद। और जान मोहम्मद को गिरफ्तार भी किया गया था, जो वहाँ रसिया की इंटेलिजेंस कंपनी है KGB, उन्होंने इनको गिरफ्तार किया था, पूछताछ की थी। और कुछ सालों बाद इनको जान मोहम्मद को राष्ट्रपति भवन में एक नौकर के दर्जे में उनको नौकरी भी मिल गई। ये तो एक हुआ। दूसरी बात, लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे परमाणु कार्यक्रम के बारे में बहुत सोचते थे और उन्होंने जाहिर किया था कि भारत परमाणु परीक्षण करेगा। तो जो अमेरिका की कंपनी है CIA और रसिया की KGB, तो रसिया और अमेरिका दोनों भी नहीं चाहेंगे कि कोई भी परमाणु परीक्षण करे। तो उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ, उसके ठीक 13 दिनों के बाद हमारे परमाणु विज्ञान के बहुत बड़े, यानी परमाणु विज्ञान के पिता डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का भी प्लेन क्रैश में निधन हो गया। अभी एक CIA का एक एजेंट था, रॉबर्ट, उनका नाम मैं भूल गया, लेकिन रॉबर्ट करके आगे कुछ था। उन्होंने बताया था कि लाल बहादुर शास्त्री जी और ये होमी जहांगीर भाभा दोनों की मौत की जिम्मेवारी ये CIA ने
यानी कि CIA का हाथ था उसमें। तो आप सोच सकते थे कि ये कितनी बड़ी साजिश थी। हमारे यहाँ जो फिल्म आई विवेक अग्निहोत्री की ताशकंद फाइल, उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से दिखा। हालांकि उन्होंने वो किया नहीं है कि ऐसा ही था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि ऐसा ऐसा हो सकता था। और उसमें KGB और CIA का हाथ बताया। इंदिरा गांधी को भी सबके दायरे में लेते हैं। वो बहुत अच्छी फिल्म थी, देखने लायक थी। जब लाल बहादुर शास्त्री जी की डेड बॉडी यहाँ पे लाई गई और उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने जब वो देखी, तब भी उनको शक हो गया कि इनको जहर दिया गया, क्योंकि उनका जो पेट का ऊपर का हिस्सा था वो नीला पड़ गया था। उनके शरीर पे कुछ जगह पे कट्स थे। और तुरंत कोई एक आदमी आता है और जो खून के जो वो धब्बे होते उन पे पीला चंदन का लेप लगा देता है। और ऐसी कई छोटी छोटी बातें गौर करने लायक थी। लेकिन सबसे वो दंग करने वाली बात वो थी कि ना तो रसिया में उनका पोस्टमार्टम हुआ और ना यहाँ लाकर भी उनका पोस्टमार्टम किया गया। अगर पोस्टमार्टम किया जाता तो इतने सालों के बाद हम ये चर्चा ही नहीं करते। तो एक सबसे वो दंग करने वाली बात वो थी कि उनका पोस्टमार्टम। उसके बाद उनकी मेडिकल रिपोर्ट दो बनवाई गई थी। एक रिपोर्ट जो भारत के पास दी गई और भारत को दी गई, और एक रसिया के पास थी। अभी रसिया के पास जो रिपोर्ट गई उनमें 8 डॉक्टरों के हस्ताक्षर थे, और जो भारत को दी गई उनमें 6 डॉक्टर के हस्ताक्षर थे। तो ये भी एक बात है। उसके बाद रॉबर्ट क्राउनी ने जो कहा कि CIA का हाथ था, तो इसी आधार पे कहा होगा क्योंकि उस दौर में कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट की ऐसी हत्याएं हो चुकी थी दुनिया में, और CIA और KGB यही काम कर रहा था कि पूरी दुनिया में दूसरा कोई देश न्यूक्लियर पावर ना बन पाए। और लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के वक्त एक और बात ऐसी थी कि उनका जो थर्मस था, उनकी सभी चीजें रसिया से वापस आई। घड़ी आई, उनकी बॉल पेन आई, उनके जो कपड़े वगैरह सब आए, लेकिन एक जो थर्मस था जो हर वक्त वो अपने पास रखते थे वो नहीं आया था। ये तो सिर्फ शायद चटपटी बातें अच्छी लगती, लेकिन कुछ तथ्य ऐसे हैं। उनको जब हार्ट अटैक आता है तो उनको मसल्स में, यानी कि यहाँ पे वो इंजेक्शन दिया गया था। अभी हार्ट अटैक जब भी आता है तब वो नस में इंजेक्शन दिया जाता है, मसल्स में नहीं दिया जाता। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो ऐसे कुछ तथ्य है जिसकी बाद ये सबके दायरे में ये घटना आती है। इसके बाद जब ये संसद में अटल बिहारी वाजपेयी ने ये मुद्दा उठाया, तब भी कोई कमीशन नहीं बिठाया गया, कोई जांच नहीं की गई, और सब आनन फानन करके ये मुद्दा बस पूर्ण कर दिया गया। 1977 में, यानी कि 11 साल बाद, उनके जो डॉक्टर थे, डॉक्टर चूक, उनको एक ट्रक ने कुचल दिया। इसके पहले भी उन पे 2 बार हमले हो चुके थे। तो ये सब बातें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए। और एक अनुज धर की बुक है शास्त्री के साथ क्या हुआ, वो भी पढ़नी चाहिए। उनमें भी बहुत अच्छे तथ्यों की बात की है। तो शास्त्री जी जो हमारे देश के बहुत उच्च प्रकार के जो नेता थे, और उनकी सोच जो थी, क्योंकि तब वो स्वदेशी पे भार दे रहे थे, और उनके जाने के बाद जो हमारा वो पूरा सिस्टम है वो विदेशी के अभी भी जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनका जो पैसा आ रहा है वो सब विदेश से आ रहा है। और अभी हमारे
माननीय प्रधानमंत्री ने बोला कि आत्मनिर्भर, तो वो शायद वो आत्मनिर्भरता वो लाल बहादुर शास्त्री जी से चली आ रही है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में आज हम इतना ही कहते हैं। जय जवान जय किसान, वो सूत्र उन्होंने जो दिया वो उनके जीवन का और उनका जो पूरा सिलसिला चला वो राजनीतिक विचारों का वो निचोड़ है। और हमारा जो देश है वो जवान और किसान पे बहुत बड़ा दारोमदार रखता है। तो बस आज हम इतना ही रखते हैं और लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में आप सब पढ़ेंगे। और आज की जो युवा पीढ़ी है, तत्वमसी यूथ क्लब ऐसे अच्छे आयोजन कर कर युवा पीढ़ी तक जो ज्ञान पहुंचाने की बात करता है वो सराहनीय है। और आप सब, मैं एक विनती करता हूं कि आप सब पढ़े। ये सब मैंने जो बताया है उससे भी ज़्यादा पुस्तकों में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। मर के भी मिटने न दे तिरंगे की ये शान, हिंदुस्तां तेरे लिए दे देंगे अपनी जान।